प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन की शीर्ष विधायिका ने आपराधिक कानून संशोधन के मसौदे और आधिकारिक नियुक्ति और निष्कासन पर निर्णय की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक सत्र बुलाया। किन गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है और वांग यी को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वांग यी अब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग कार्यालय के डायरेक्टर थे। वह जनवरी 2023 तक चीन के विदेश मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। चीन ने अभी तक यह नहीं बताया कि किन गैंग को उनके पद से क्यों हटाया गया है। शुरुआत में चीन की तरफ से दावा किया गया था कि किन गैंग की तबीयत खराब है, लेकिन इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। 1966 में उत्तरी चीन के तियानजिन में जन्मे किन ने 1988 में चीनी विदेश मंत्रालय में काम करना शुरू किया। किन गांग 1992 से 95 तक मंत्रालय के पश्चिमी यूरोपीय मामलों के विभाग के अताशे और तृतीय सचिव बने। इसके बाद उन्होंने 1995 से 1999 तक यूके में चीनी दूतावास के तृतीय सचिव और द्वितीय सचिव के रूप में काम किया, और फिर द्वितीय सचिव और डिप्टी डिवीजनल डायरेक्टर बने। बाद में उन्हें मंत्रालय के पश्चिमी यूरोपीय मामलों के विभाग के डिवीजन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वह 2002 से 2005 तक यूके में चीनी दूतावास के सलाहकार थे, जिसके बाद वो 2005 से 2010 तक मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में काम करने के लिए चीन लौट आए। 2010 से 2011 तक यूके में चीनी दूतावास के काउंसलर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 2011 में किन को मंत्रालय के सूचना विभाग के महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। 2014 में वो मंत्रालय के प्रोटोकॉल विभाग के महानिदेशक बने। क्वीन को 2018 में विदेश मंत्रालय के उप मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 3 साल बाद अमेरिका में चीनी राजदूत बने। वह चीनी राजदूत के रूप में अपना पद ग्रहण करने के लिए जुलाई 2021 में अमेरिका पहुंचे। 30 दिसंबर 2022 को 13वीं नेशनल पीपुल कांग्रेस एनपीसी की स्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार किन को चीनी विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार किन 25 जून को रूसी, वियतनामी और श्रीलंकाई विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे। आइए हम ब्रिटेन के बारे में बात करें। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक अंजेम चौधरी पर पुलिस ने आतंकवाद के 3 मामले दर्ज किए हैं। अजेम को पिछले हफ्ते लंदन में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि वह आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और उनकी सहायता भी करता है। पुलिस ने यह भी कहा कि 56 साल का अंजेम चौधरी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल मुहाजिरीन का पूर्व प्रमुख है। इसके खिलाफ एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता लेने, एक आतंकवादी संगठन को निर्देश देने और एक प्रतिबंधित संगठन के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए बैठकों को संबोधित करने का आरोप लगाया गया है। अंजेम चौधरी को लंदन की अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। अंजेम चौधरी एक समय ब्रिटेन का सबसे हाई प्रोफाइल इस्लामवादी उपदेशक था। उसे इस्लामिक स्टेट के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए 2016 में ब्रिटेन में कैद किया गया था, लेकिन 5.5 साल की सज़ा की आधी अवधि काटने के बाद 2018 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अंजेम कुछ दिनों तक तो खामोश रहा, लेकिन बाद में फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों में लिप्त हो गया। उसने गिरफ्तारी के कुछ दिनों पहले अमेरिका पर 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जमकर तारीफ की थी। पाकिस्तानी मूल के कट्टरपंथी मौलाना ने जब ब्रिटिश शाही परिवार के आधिकारिक निवास और ब्रिटेन की शान बकिंगम पैलेस को मस्जिद में बदलने की बात की, तब ब्रिटिश पुलिस सक्रिय हो गई। आनंद फानन में मौलाना अंजेम चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आतंकवाद के 3 मामले में लगा दिए गए। बताया जाता है कि अंजेम चौधरी के अनुयायी दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कनाडा के एक अन्य व्यक्ति खालिद हुसैन पर भी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता लेने का आरोप लगाया है। आइए हम जो हिंदुस्तानी लड़की अंजू और नसरुल्लाह के बारे में बात करें। राजस्थान के अलवर से फेसबुक वाले प्यार नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अंजू इस्लाम अपनाकर अब फातिमा बन गई है। वह 1 महीने की विजिट वीज़ा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। इस बीच दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह ने अंजू अब फातिमा के साथ निकाह भी कर लिया है। हालांकि नसरुल्लाह निकाह के दावे को खारिज कर रहा है। नसरुल्लाह ने पहले ही शर्त रखी थी कि अगर अंजू इस्लाम कबूल कर ले तो वह निकाह के लिए तैयार है। हालांकि तब अंजू ने सबके सामने यह कहा था कि वह धर्म परिवर्तन नहीं करेगी और जल्दी भारत वापस लौट जाएगी। अंजू के पास 1 महीने का विजिट वीज़ा है। इसके ख़त्म होने से पहले अंजू को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान सरकार अंजू की वीज़ा अवधि को बढ़ा देती है या फिर उसे नागरिकता मिल जाती है तो अंजू और ज़्यादा वक्त तक पाकिस्तान में रह सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजू को वापस भारत आना पड़ेगा। अगर अंजू वापस भारत आती है तो हो सकता है उसे किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके बावजूद दूसरा निकाह किया है। हालांकि परिवार वालों ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है।
अंजू पहले से ही शादीशुदा है। उसका पति घर से दूर किसी दूसरे राज्य में नौकरी करता है। अंजू के पति ने बताया कि वो किसी दूसरी जगह घूमने का बहाना बनाकर निकली थी, लेकिन उसे पता नहीं कि अंजू पाकिस्तान कैसे पहुंच गई। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उससे पता चलता है कि अंजू वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। उसे नसरुल्ला की सिफारिशें पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने 1 महीने का विजिट वीज़ा जारी किया था। आइए अब हम चंद्रयान-3 के बारे में बात करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की 5वीं चरण की प्रक्रिया मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस प्रक्रिया से यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और 1 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इस तरह की प्रत्येक प्रक्रिया का मतलब है कि यान पृथ्वी की कक्षा से आगे निकल रहा है और चंद्रमा की कक्षा के करीब पहुंच रहा है। इसरो ने कहा है कि यह कार्य बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC से किया गया। इसरो ने कहा यान के 1,27,609 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। अवलोकन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा की सतह के लिए उड़ान भरी थी। इसरो ने कहा चंद्रयान को कक्षा के ऊपर उठाने की अगली प्रक्रिया ट्रांसलूनार इंजेक्शन TLI 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच की जाएगी। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि TLI की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और उस पथ पर अग्रसर हो जाएगा जो उसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। अधिकारी के मुताबिक दूसरे शब्दों में कहें तो 1 अगस्त को TLI प्रक्रिया पूरी होने के बाद यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा के करीब पहुंचने के अपने सफ़र की शुरुआत करेगा। उन्होंने बताया कि TLI प्रक्रिया चंद्रयान-3 को लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र यानी चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के सफ़र पर ले जाएगी। इसरो ने कहा कि वह आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। आइए एक बार फिर से हम चीन की तरफ चलें। चीन ने रणनीतिक रूप से अहम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया में अपना विशाल नौसैनिक अड्डा लगभग पूरा कर लिया है। चीन इस अड्डे पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा कर सकता है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रियाम नेवल बेस आकार और डिज़ाइन में ठीक उसी तरह से है जैसे कि चीनी सेना ने अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला नेवल बेस बनाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का मानना है कि चीन कंबोडिया में अपनी नौसैनिक क्षमता इसलिए बढ़ा रहा है ताकि अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन कर सके। चीन का यह नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर बने सैन्य अड्डे से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के बॉम्बर रियाम नेवल बेस से अंडमान तक निशाना साधने की ताकत रखते हैं। चीन और कंबोडिया दोनों ही दावा करते हैं कि चीनी सेना की इस नौसैनिक अड्डे पर कोई भूमिका नहीं है। चीन के पास अमेरिका के मुकाबले बड़ी नौसेना है, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में नौसैनिक अड्डे और लॉजिस्टिक फैसिलिटी नहीं है। इसकी वजह से चीन की नौसेना के युद्धपोत आसानी से दुनिया भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। थाईलैंड की खाड़ी के पास बने इस कंबोडियाई नेवल बेस से चीन को एक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने कहा अमेरिका सरकार के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है कि चीन इस नौसैनिक अड्डे का ठीक ठाक करेगा क्या। यह दक्षिणी चीन सागर या हैनान द्वीप में बने नेवल बेस से क्यों बेहतर है। चीन ने पिछले 1 दशक में कई सैन्य अड्डे बनाए हैं ताकि दक्षिण चीन सागर पर कब्जा किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि एक दूसरे देश में चीन का नौसैनिक अड्डा होना संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य स्थिति को जटिल बना सकता है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और चीन युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो अमेरिका दक्षिण चीन सागर में मौजूद नौसैनिक अड्डों को तबाह कर सकता है, लेकिन इस नेवल बेस के मामले में हम कंबोडिया के क्षेत्र में बम गिराएंगे। चीनी सेना पर CIA के पूर्व विशेषज्ञ डेनिस विल्डर कहते हैं कि अगर दक्षिण चीन सागर में तनाव भड़कता है और सैन्य संघर्ष में तब्दील होता है तो रियाम नेवल बेस का रणनीतिक महत्व सबसे ज़्यादा होगा। इससे चीन की मलक्का स्टेट तक नौसैनिक ताकत बढ़ जाएगी, जो रणनीतिक रूप से चीन की जान है। इसी रास्ते चीन का बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात दुनिया को होता है। अगर कोई विवाद होता है तो अमेरिका और भारत दोनों ही ड्रैगन को घेर सकते हैं। भारत का अंडमान बेस भी मलक्का स्टेट के पास ही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।